आवाज़ नहीं जा रही। ऑन तो है। आवाज़ अच्छा ऑनलाइन जा रही। ठीक, चलो भाई बताओ, यूपीएससी ही क्यों? आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो ना? सभी लोग यूपीएससी वाले हैं। यूपीएससी ही क्यों? मन में सोचा होगा ना, क्या चल रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस वाईएएस बनेंगे, ठीक है ना, इधर उधर का काम नहीं करेंगे। यूपीएससी ही क्यों? आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो, या आईपीएस ही क्यों बनना चाहते हो भाई? कुछ और क्यों नहीं? ये सवाल आपसे कई जगह पूछा जाएगा, है ना? बताओ। हम्म फाइनेंस, हाँ ठीक है। इवन प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बहुत बेटर सैलरी ऑफर कर सकते हैं, राइट? हम्म ठीक है, गुड। और बैठे रहो। हम्म बहुत सारे तरीके अपर मिडिल क्लास में जाने के लिए। यूपीएससी है क्या एक, है ना? ये तो फाइनेंशियल बातें हो गई आपकी, राइट? कि फाइनेंस के थ्रू आप जा सकते हैं, कहीं से भी पैसा आपको कमाना है, आप अपर मिडिल क्लास में अपने आप चले जाओगे। बात समझ में आई? यूपीएससी आपको ऐसा क्या दे रहा है अलग से? बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है, एक पावर ऐसा दे रहा है जिससे आपको सामाजिक रूप से आप लोगों के बीच में घुलेंगे मिलेंगे, साथ में आपके पास पावर रहेगी कि आप चेंज कर सकते हैं, है ना? सबसे बेसिक चीज होता है जब आप यूपीएससी के बारे में चर्चा करते हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वो होता है एक पॉजिटिव चेंज ले आना। जैसे मैं आप लोगों को जो है इंडियन पॉलिटी के लिए मेंस, प्री प्लस मेंस दो भी, जो भी होगा, प्री के लिए कुछ क्लासेस आपकी चल रही हैं, लेकिन मेनली मेंस को डील करूंगा मैं, और साथ में सोशल जस्टिस वाला जो पार्ट है और गवर्नेंस वाला पार्ट है वो डील करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी चीज यही मैं बता रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज में होता है पॉजिटिव चेंज ले आना सोसाइटी के अंदर। आप जाओगे, आपके पास में बहुत सारे पावर्स रहेंगे, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है जो सोशल जस्टिस के लिए ही है, सामाजिक न्याय देने के लिए है, और आप क्या होंगे? उसके खेवनहार होंगे, उसको चलाने वाले होंगे, और हर चीज पर आपका ध्यान रहेगा वहां पे जहां भी डीएम बन के जिले में चले जाओगे, है ना? तो यानी बेसिकली आपको क्या ले आना है? पॉजिटिव चेंज ले आना है। करप्शन बहुत सारा आपके जिले में होगा, करप्शन से कैसे डील करोगे? बात समझ में आई? तो बेसिकली आपका एम ये नहीं है कि मुझे लोअर मिडिल क्लास में हो, या आप जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे हो और आपको मिडिल क्लास में आना है। तो उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ना, कहीं पे डाका डाल लो ठीक है, तो भी आप आ सकते हो, है ना भाई? बहुत सारे करप्शन करते हैं, कोई अफीम बेच रहा है, तो बहुत सारे तरीका है अपर मिडिल क्लास में जाने के लिए। लेकिन सिविल सर्विसेज में ही क्यों, है ना? तो सिविल सर्विसेज में बेसिकली क्या है, आपके पास वो चेंज लाने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं कि देखो बच्चों, जब अगर कोई आप ड्रीम है आपका कि नहीं आपको खूब पैसा ही कमाना है, ठीक है, तो पैसा कमाने का जरिया ये सिविल सर्विसेज नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि सिविल सर्विसेज में एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हो, और होने के बाद आप एक ऐसी जगह से स्टार्ट करोगे जहां से बाकियों को स्टार्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप व्यवसायी भी बनना चाहते हो तो ऑलरेडी आप इतना रिस्पेक्ट कमा चुके होगे, अपना एक ऐसा स्टेटस बना चुके होगे कि जिसमें आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर आप पॉलिटिकल फील्ड में भी जाना चाहते हो, भाई आपको सांसद बनना है, भी देखो ना कितने लोग रिटायर होने के बाद सांसद बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, है कि नहीं? तो यानी कि आपको एक तो 30 साल की सिक्योरिटी मिल रही है, 30-35 साल की सिक्योरिटी मिल रही है कि आप बढ़िया जॉब करोगे, कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हो। और दूसरा, उसके बाद भी क्या मिल रहा है आपको? जॉब सिक्योरिटी मिल रही है कि सांसद बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, लाइफ सेट है, मस्त, है ना? अब ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपका एफर्ट लेवल भी उसी प्रकार का होना चाहिए, है ना?
कितने लोग कम से कम 6 से 8 घंटे घर पे पढ़ लेते हो? नहीं पढ़ते तो आदत बनाओ इसको, ऐसे काम नहीं होने वाला है। अरे वो सब बातें हवा हवाई है कि जो कहते हैं कि मैं 2 घंटा पढ़ता था और मैं आईएएस बन गया, सच जाके पूछ लेना उनसे ठीक है। हाँ, उन्होंने जब प्रिपरेशन शुरू किया होगा तो वो भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ते रहे होंगे। बाद में उन्होंने अपना दूसरा तरीका निकाला कि चलो जॉब करते करते एक बार मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है, रिवाइज करना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। हाँ तो ठीक है, आपके पास 3 घंटे 4 घंटे आप खुद को अपडेट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप काम कर सकते हो उतना, लेकिन पूरा सिलेबस अगर कवर करना है, पूरी चीज़ें तैयार करनी है तो आपको, और कम समय में करनी है, तो आपको 1 साल से 15 महीने का समय लगेगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, और उसके लिए आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? और देखो बच्चों, जब आप कभी भी तैयारी शुरू करते हो तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। लड़ाई के लिए जा रहे हो भाई, आपको पता ही नहीं कि मेरे पास क्या क्या हथियार है, दुश्मन के पास, ये तो दुश्मन ही है आपका, है ना, तरह तरह से आपको परेशान करता है, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछता है इधर उधर के। इससे लड़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कमजोरियां क्या है, और इसी कमजोरी इसने खुद बता रखी है, ये सिलेबस इसकी कमजोरी है, इसी सिलेबस से सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसको याद कर ले जाओ। कभी भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी टॉपिक चल रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये किस पेपर में पूछा जाना है। अगर मैं आप सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये पेपर 2 में पूछा जाएगा। बात समझ में आई? आपसे कहेंगे नहीं ज्योग्राफी पढ़ना है, बताओगे? आपको इतिहास पढ़ना है, आप बताओगे कौन से पेपर का है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। साइंस टेक इन्वायरमेंट पढ़ना है, तुरंत आना चाहिए। आप जब पेपर पढ़ते हो तो वहां पे बहुत सारे ओपिनियन आप पढ़ते हैं, अब आपको पता होना चाहिए ना कि ये कौन सा टॉपिक है और मेरे किस पेपर में आएगा, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और जब नोट्स बनाएंगे तो आप हमेशा पेपर वाइज कोशिश करो नोट्स बनाने की। लाइक पेपर 1 का है ये पेपर 2 का है। देखो प्रीलिम्स के लिए आप ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, प्रीलिम्स के लिए क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, करंट अफेयर से अपडेट रहिए, ये सब काम चल जाएगा आपका। लेकिन मेंस के लिए कैटेगराइजेशन आपको करना पड़ेगा कि पेपर 1 के लिए अलग से नोट्स बना के रखो, पेपर 2 के लिए अलग से, पेपर 3 के लिए अलग से, और उसमें भी टॉपिक डिवाइड कर लो। ये टॉपिक दे रखा है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, सबका टॉपिक डिवाइड कर लो, सबके लिए 10-10 पेज, 12-12 पेज छोड़ दो। और जब भी कोई फैक्ट आता है आपके सामने उस चीज से रिलेटेड, उसको तुरंत नोट डाउन करो वहां पे। बात समझ में आई? तो नोट्स जितने अच्छे आपके होंगे बच्चे, एक बात दिमाग में बैठा लो, नोट्स जितना अच्छा बनाओगे आपको उतना ही फायदा करेगा रिवीजन के लिए। और सिलेक्शन तभी होता है जब आपका रिवीजन कंप्लीट होता है ना। पता चला कि एग्जाम आ गया और हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीजें पढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखो मार्केट में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का पता नहीं, सुना ना गाना वो, ठीक है। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कारण है उसका इतना ढेर सारा स्टडी मटेरियल है कि आप परेशान हो जाओगे, अच्छा ये भी ले लो ये भी ले लो। बच्चे यही करते हैं आप लोग, अरे ये आज आया नया मटेरियल, लो लेकर चलते हैं, ये नया आ गया, ये नया है, 10 तो उठा के पॉलिटी की किताबें रख ली, 10 टी उठा के ज्योग्राफी की रख ली, पढ़ी एक भी नहीं। इससे अच्छा क्या है, एक बुक एक टीचर, उसी को फॉलो करो, दिल लगा के करो, एक ही बुक को 5 बार 6 बार कम से कम पढ़ो, और जितनी बार आप पढ़ोगे नई चीज आपको मिल जानी है वहां पे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से चलेंगे हम लोग। और अभी मैं कुछ, जैसे इंट्रोडक्टरी क्लास है मेरी आपके साथ में, तो पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपको मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल तक लेकर जाऊंगा जिससे आपको पता चले कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं और मेंस में। देखो मेंस बेसिकली कोई फिक्स चीज नहीं है, आपको सारे नॉलेज को इकट्ठा करके वहां पे डिलीवर करना होता है, और कोई भी जो आंसर होता है वो परफेक्ट आंसर नहीं होता है ना। बेस्ट, बेटर या बेस्ट आंसर हो सकता है कि आप बहुत अच्छा करते हो या उससे भी अच्छा कर सकते हो, एक्सीलेंट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, लेकिन परफेक्ट नहीं होता। बात समझ में आई? क्योंकि अभी मैं भी जब आपको कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से बताऊंगा कि हाँ ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, और उसके बाद भी आप लोग कुछ नए पॉइंट्स मुझे बता दोगे कि सर ये पॉइंट्स भी हो सकता है क्या, तो फिर हाँ या ना में मैं बता सकता हूँ कि हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे होगा।
या कई बार ऐसा है हुआ है कि मैंने आंसर लिखा और मुझसे मेरे ही स्टूडेंट ने ज्यादा अच्छा आंसर लिखा, मैं देखकर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट जो है एग्जाम में जाके एंजाइटी की वजह से परेशान हो जाते हैं, अरे, और सब भूल जाते हैं, सब गायब हो गया, क्या हो गया, ये अंधेरा, अंधेरा क्यों है भाई ठीक है, तो ऐसा होता है। अब ये अंधेरा इतना क्यों है, इससे छुटकारा पाने का तरीका है आपके पास। तरीका क्या है कि बार बार प्रैक्टिस करो, जो भी टेस्ट होते हैं टेस्ट दीजिए, जैसे एग्जामिनेशन में बैठकर टेस्ट दिया जाता है वैसे ही आपको देना चाहिए, लाइटली लेकर नहीं किया चलो जैसे हो गया चलते हैं। तो कुछ तरीके आप लोग, कुछ क्वालिटी जो होती है ना यूपीएससी में जाने के लिए, वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है आपको, ठीक है। और ठीक है, वो कौन कराएगा, हम हैं साथ में आपके, बस आप साथ में लगिए, धीरे धीरे आप लोग कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहला हथियार सब लोगों को मैं चाहता हूँ कम से कम मेरे पार्ट में गवर्नेंस वाला जो आपका गवर्नेंस का है, इंडियन पॉलिटी का है और सोशल जस्टिस का है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब भी पढ़ाऊँ तो आपके मन में सवाल होना चाहिए कि हाँ कहाँ से है ये, क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक। चलो अब बात करते हैं हम लोग पढ़ने वाले इंडियन पॉलिटी, और हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये है क्या चीज, व्हाट इज दिस, संविधान ये है क्या, हाँ? रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए रिटन डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं, देखिए मैंने क्या कहा कि उससे अच्छा आंसर भी हो सकता है, तो क्या है, और कोई बताना चाहेगा। देखो सबसे पहली चीज है आप लोग बोलना सीखो, बात समझ में आई, आपको बोलने आना चाहिए। आप जो है देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि वनडे का एग्जामिनेशन हो गया वो अलग चीज है ना। आप देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं, जैसे इसको कई बार जो है वनडे वाले एग्जाम जो देते हैं बच्चे वो बुरा मान जाते हैं, सर ऐसी स्टोरी सुनाते हो बताओ ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ, एक बार ऐसा हुआ कि एक कुत्ता था और एक हाथी, इनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की शादी भी हुई, मतलब इन दोनों की शादी नहीं, उनकी अलग अलग अपने कम्युनिटी में शादी हुई, ठीक है। तो ऐसे कई सारे स्टोरी बताते हैं कि हाँ चींटी किया और हाथी से शादी हो गई, अरे ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता था कि हर 6 महीने में जो कुत्ता था आता था, अरे मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया, मेरे ढेर सारे बच्चे देखो, हाथी बेचारा परेशान, ठीक है। अब जो है ऐसे करके वो 3-4 बार आकर बोल गया मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया। फिर फाइनली जो है एक बार आया तो बोला कि मैं भी बाप बनने वाला हूँ, तो वो बोला कि तो ठीक है, और बड़े गर्व से बोला, और बोला कि देखो तुम्हारे बाप बनने में और मेरे बाप बनने में अंतर है, तुम्हारे बच्चे आए किसी को पता नहीं चला, आए कुछ इधर उधर, कोई गाड़ी से कुचल गया, कोई कहीं से हो गया, मेरा बच्चा आएगा तो इस धरती को एहसास होगा उसके वजन का, उसके भार का, क्योंकि मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं, हाथी का बच्चा पाल रहा हूं। ये आप भी यूपीएससी जो पाल रहे हैं हाथी का बच्चा है ये। जब आपका सिलेक्शन होगा तो आसपास के जिले में, पूरे आपके राज्य में और इवन पूरे देश में पता चलेगा क्या, हाथी का बच्चा आया है। बात समझ में आया। तो जब इतनी बड़ी चीज के लिए जाना है तो उसी तरीके का धैर्य भी होना चाहिए, बात समझ में आई, उसी तरीके की आपकी शैली भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या है, वोकल बनो। जब तक आप टीचर से सवाल नहीं पूछेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, सही गाइडेंस नहीं लेंगे, कई सारे बच्चे भागते हैं, अरे सर आ रहे हैं, छुप के किसी कोने से निकल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरेक्टिव बनो, मिलो, बातें करो कि हाँ सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये समस्या है, समस्या का समाधान होगा, है ना। कभी भी कोई भी समस्या हो, अगर आप सीरियस हैं और अपने टीचर के पास जाते हैं तो वो जरूर आपकी समस्या को सुनेंगे। हो सकता है कि फाइनेंशियली आपकी हेल्प ना कर सके, लेकिन कोई ऐसा आइडिया जरूर दे सकते हैं जिससे आपकी मदद हो जाए। बात समझ में आई। तो हमेशा इंटरेक्टिव बनिए, कोशिश करिए क्लास में बोलें। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान का निर्माण। मैंने पूछा संविधान क्या है? संविधान, सिंपल वर्ड, संविधान लॉ ऑफ द लैंड। क्या ये? लॉ ऑफ द लैंड। या आप कह सकते हैं कि एक रिटन डॉक्यूमेंट का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जा रहा है ना। और ये सिस्टम किसने बनाया? हम ही लोगों ने बनाया, वहां के लोगों ने बनाया, ताकि हम इस तरीके से क्या होंगे? गवर्न होंगे। भाई जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उसका जैसे प्रस्तावना पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लिखा रहता है उसमें? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भाई ठीक है, हमारा संविधान संविधान सभा के अंदर बना है, बिल्कुल सही है। संविधान सभा में लिमिटेड लोग थे, लेकिन वो भी कहां से गए थे? हमारे बीच से गए थे, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बनाया था इसको। ठीक है, हम बात करेंगे कि ये संविधान का निर्माण हमारा हुआ कैसे, इसका स्टेजेस क्या था। तो अगर हम बात करें संविधान की डिमांड करने की, तो भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान की डिमांड 1922 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1922 में। एमजी महात्मा गांधी आप कह सकते हैं, एम गांधी कह दीजिए आप, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई। कब करी गई है? हाँ, ध्यान रखना क्या कहा इन्होंने, कि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान होना चाहिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं, है ना। कौन बनाएगा संविधान? भारतीय बनाएंगे। कब कहा इन्होंने? 1922 में। जब ये बात बोले, देखो ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को डिग्रेड करते रहते थे, उनके द्वारा थ्योरीज लाई गई थी भाई, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। बताओ, खुद को इतना वो सुपीरियर मानते थे, उनका कहना था कि इंडियंस क्या है? अनकल्चर्ड लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी ले आए कि तुम्हें सिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारे ऊपर भार हो तुम, कि तुम्हें हम सिखाएं। तुम लोग हाथ से खाना खाते हो, तुम्हें चम्मच से खाना सिखाएंगे। तुम धोती कुर्ता पहनते हो, तुम्हें सूट बूट पहनना सिखाएंगे, है ना। तुम नॉर्मल सब्जी रोटी खाते हो, दाल भात खाते हो, तुम्हें पिज्जा बर्गर खिलाना सिखाएंगे। तो ये सब क्या था? उनका था कि इंडियन, वो कहते थे इंडियन अनकल्चर्ड है, और इन्हें हम क्या बनाएंगे? कल्चर्ड बनाएंगे। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी लेकर आए वो। और साथ में बच्चों, अगर देखा जाए सही मायने में, तो जब वो लोग जंगलों में रहा करते थे, तब हमारे यहाँ हड़प्पा की सभ्यता विकसित हो चुकी थी, है ना। हमारी शहरी सभ्यता हुआ करती थी, हमारी सभ्यता उनसे बहुत पहले से विकसित हो गई थी। हाँ, लेकिन आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा कि मेडिवल पीरियड में कुछ ऐसे काम हुए जहाँ पे हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को त्याग दिया, लड़ाई झगड़े और यही सब चीज़ों में रह गया सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको, देखो प्रोग्रेस के लिए हमेशा रिसर्च, डेवलपमेंट, एजुकेशन ये आवश्यक रहा है। और एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ ये सब काम होते थे, लेकिन मेडिवल में इनकी कमी हुई, जिसकी वजह से हम पिछड़ते गए और समाज में बहुत सारी बुराइयां भी आई। जब आप पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा कि समाज में इतनी बुराइयां नहीं थी, लेकिन बुराइयां किधर से इंटर शुरू हुई? जब एजुकेशन की कमी होना शुरू हुआ, है ना। लोगों ने एजुकेशन पे मोनोपोली करना शुरू कर दिया। पूरा समाज एजुकेटेड हो तो सब लोग क्या करेंगे? अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन एजुकेशन पे अगर मोनोपोली हो जाए तो फिर क्या होगा? कुछ ही लोग शिक्षित होंगे फिर। और ये समस्या धीरे धीरे, देखो बहुत अलग अलग तरीके से है, आप हिस्ट्री में सब चीज़ों को पढ़ना, हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ केवल। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 1922 में क्या किया कि ठीक है, हमें एक भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान चाहिए, और जिसको लेकर ब्रिटिशर्स का कहना था कि भारतीय आप लोग इस योग्य हो क्या कि संविधान बना सकते हैं। पहले तो संविधान बनाकर कुछ बताओ तो सही। आप लोग आज तक भारतीय, देखो भारतीयों ने ऐसे कोई नियम कानून इस तरीके से, जैसे वो लोग संसद में लाकर नियम कानून पास करते थे, भारतीयों के लिए भी कर देते थे, तो ऐसा कुछ किया नहीं था। फिर हुआ ऐसा, कुछ लोगों ने मिलकर 1928 में एक रिपोर्ट बनाया, और मेनली इसके पीछे जो व्यक्ति थे, इनका नाम था मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन है ये मोतीलाल नेहरू? हाँ, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, वकील थे। इन्होंने सोचा कि चलो एक कुछ फ्रेमवर्क खींचते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रयास किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और इनके साथियों ने, जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं इसको? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लिखते रहना, छोटी छोटी चीजें हैं जैसे बता रहा हूं, लिखते रहना, है ना। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट।
तो नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया, कब आया, 1928 में आया। और क्या किया गया, इसके लिए प्रयास किया गया, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फ्रेमवर्क खींचने का प्रयास किया गया, यानी कि चलो एक बनाते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, कुछ चीजें बताई गई इसमें। लेकिन बच्चों देखो, इसको खुद कांग्रेस ने बाद में अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद जस्ट 1928 के बाद 1930 में कांग्रेस की बैठक होती है, और यह बैठक जो थी ये लाहौर में हुई थी। कहां पर हुई थी, लाहौर में हुई थी। ठीक है, इसके पहले साइमन कमीशन आ गया था, साइमन गो बैक ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, आजकल तो चाहे कि ब्रिटेन में कोई बोल दे साइमन गो बैक ठीक, तो वो नारा लगता था। खैर, लाहौर में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब, 1929 लाहौर सेशन, और उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रिसाइड कौन कर रहा था उसको, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ बच्चों। डेवलपमेंट क्या था, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे अधिराज्य, इवन कि जो आपका नेहरू रिपोर्ट आया, इस नेहरू रिपोर्ट में भी यही कहा कि हमें अधिराज्य चाहिए, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डोमिनियन। क्या बोलते हैं, डोमिनियन। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज दिस डोमिनियन, डोमिनियन क्या होता है? आ? इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा सरकार तो हमारी होगी, लेकिन हमारा हेड जो होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, वो कहां से होगा, वो ब्रिटेन से होगा। तो ये क्या हो गया, आपका डोमिनियन स्टेटस हो गया। यानी रूल तो हम जो लोकली रूल हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन किसके अभी भी अधीन है, या कह सकते हैं कौन हमारा हेड ऑफ स्टेट कहां से आएगा, वो ब्रिटेन, और ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट वहां के राजा रानी जो भी, ठीक है ना। तो मेनली राजा, राजा नहीं रहा तो रानी, तो जो भी वहां का किंग होगा वो क्या होगा, यहाँ का रूलर होगा। तो इस तरीके से डोमिनियन की ही मांग अभी तक मोतीलाल नेहरू तक बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही 1929 में ये जो बैठक हुआ, इसमें कहा गया कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। केवल स्वराज की बात नहीं करी गई, किसकी बात करी गई, पूर्ण स्वराज की बात करी गई। अब तो पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कब पास हुआ है, कांग्रेस के द्वारा कब पास किया गया पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, 1929 और लाहौर सेशन में। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है भाई, डोमिनियन और पूर्ण स्वराज में? पूर्ण स्वराज में ये क्या कि भैया सरकार भी हमारी होगी और हम किसी के अधीन भी नहीं रहेंगे, हेड ऑफ स्टेट भी कौन रहेगा, हमारा ही होगा, हम ही होंगे। अब तुम यहां से कट लो, निकलो, ठीक है। अब देखो, इसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, अलग अलग चीजें हुई, और इसी में ये डिसाइड किया गया, प्लस किधर से होता है, मिटाना पड़ेगा, नई स्लाइड आ जाएगी यहां से, इसी से। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, चलो, नया बोर्ड है मेरे लिए अभी ये धीरे धीरे आदत बन जाएगी। ओके ग्रेट, ठीक है। तो हम यहां तक बात समझ में आया, पूर्ण स्वराज की बात हो गई, और इसी में एक और डिसीजन लिया गया कि अब अगर पूर्ण स्वराज की बात हम कर ही रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और ये डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट जो भी आने वाली 26 जनवरी है उसको हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो नेक्स्ट 26 जनवरी कब थी, 26 जनवरी 1930, और 26 जनवरी 1930 को ही जो रावी रिवर है लाहौर में, है ना, रावी, यहां पे इंडियन फ्लैग होस्ट किया गया। क्या होस्ट किया गया, इंडियन फ्लैग, एक फ्लैग हमने बनाया था उस टाइम पे, और एक सांकेतिक रूप से इंडिपेंडेंस डे मनाया। कैसा था ये इंडिपेंडेंस डे, सिंबॉलिक था,
सांकेतिक रूप से था कि हाँ हम सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि अब हम क्या है, स्वतंत्र हैं और ये हमारा फ्लैग है, हम इसे होस्ट कर रहे हैं। डे क्या था, 26 जनवरी। 26 जनवरी को याद रखना है ना। कुछ है क्या 26 जनवरी को, होता है क्या कुछ? हाँ क्या होता है, क्या देखो कौन सा दिवस होता है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं आप लोग, है ना। अच्छा चलो, बात ही हम लोग यहीं पे कह रहे थे, पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे और ये सब बातें। रिपब्लिक डे मनाया हम लोगों ने, बचपन से मनाते आ रहे हैं। खूब जलेबी भी खाई, समोसा भी खाए, लड्डू भी खाए, है ना, और खूब नाटक भी किए। क्या मतलब है इसका, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हो? इस दिन हमारा संविधान देश के अंदर लागू हुआ है ना। चलो रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं कि संविधान, तो इससे हुआ क्या, इसको हम रिपब्लिक डे ही क्यों कहते हैं? संविधान दिवस क्यों नहीं कह देते? संविधान दिवस तो हम 26 नवंबर को बोलते हैं। जब संविधान को ही लागू करने वाले को रिपब्लिक बोलना था, तो हम तो पहले ही संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर। क्यों ऐसा? रिपब्लिक का क्या मतलब, बेसिकली सवाल है कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, गणतंत्र का क्या मतलब होता है? हाँ, क्या मतलब होता है? इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। तो कोई भी नेशन, चाहे चाइना, चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा रहता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी कोई भी ऐसा देश जिसका हेड ऑफ स्टेट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होता हो, इलेक्ट होता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, रिपब्लिक कहा जाएगा। समझ में आया? यानी 26 जनवरी से ही हमारे देश के अंदर कौन आ गया, राष्ट्रपति आ गए। उस दिन से हमारे देश में एक राष्ट्रपति हो गया, और इस वजह से उस दिन से हम क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए। और हर 5 साल में क्या होता है, राष्ट्रपति चुना जाता है। लिख लेना कहीं पे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता था वो लिख लेंगे। क्या है रिपब्लिक का? 5 साल बताया ना ठीक है, मुझे लगा कि मैं ही बोलते बोलते 6 साल बोल गया क्या। होता है कभी कभी, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कि हमारी जबान फिसल जाए या हम ज्यादा भावुक हो जाते हैं, तो कुछ बातें गलत निकल सकती, तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य प्रमुख है वो चुना जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, गणतंत्र। लिख लेना जिनको नहीं पता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। तो ये 26 जनवरी का महत्व रहेगा आगे जाकर। अब यहाँ पे ये सारी चीजें, सारी घटनाएं हो गई 1930 तक। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, यानी हम किधर बढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ गए। हमने कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे सांकेतिक रूप से। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज किए थे। क्या किया था, गोल मेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे, 30, 31 और 32 में। 1930, 1930, 1931 एंड 1932 में हुआ था। अब इसमें अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने इसको बिल्कुल विरोध किया था। कांग्रेस ने पहले में कहा कि हम तो नहीं जा रहे, पहले में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फाइनली दूसरे में एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ यहां पे 31 में, और इसके द्वारा जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ महात्मा गांधी भी कहां गए, ब्रिटेन गए। बात समझ में आया? तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए थे, तो कौन सा था वो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। या फिर ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस ने किस में हिस्सा लिया था, तो वो भी क्या है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही हुआ था। बात समझ में आया? लेकिन गांधी जी यहां से नाराज होकर चले आए थे, है ना। क्यों नाराज होकर चले आए थे, उसका कारण था क्योंकि बेसिकली देखो ब्रिटिशर्स का एक ही काम था, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने कोशिश की थी कि दलित वर्ग जो है उन्हें क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, पृथक निर्वाचन दिया जाए। पृथक निर्वाचन कितने लोग जानते हैं क्या होता है पृथक निर्वाचन शब्द? हाँ बताओ बच्चे। ठीक है, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट केवल मुसलमानों को नहीं मिला था, बाकी कई सारी कम्युनिटी को भी मिला। पूछा जाता है कि 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट केवल मुसलमानों को मिला था,
वे पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के ये सब अलग से क्या है, लेकिन ऐसा नहीं था, और कम्युनिटीज को भी मिला था। सेपरेट इलेक्टोरेट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि उसी कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ेगा और उसी कम्युनिटी का व्यक्ति उसको क्या देगा, वोट देगा। ये क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट है। हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है ये रिजर्वेशन सिस्टम है। इट इज क्वाइट डिफरेंट। कैसे अलग है बताओ? हाँ, सीट तो रिजर्व है यहाँ पे, राइट, यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व है, लेकिन वोट कौन देगा, सब देंगे। समझ में आया? तो सेपरेट इलेक्टोरेट में बोलते हैं ना कि व्यक्ति भी उसी कम्युनिटी का होगा जो लड़ रहा है चुनाव, और वोट भी वही कम्युनिटी देगी। जबकि रिजर्वेशन में पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व तो होता है, लेकिन वोट क्या है, बाकी लोग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, यही चर्चा हो रही थी जिसपे गांधी जी नाराज हुए और कहाँ चले आए, वापस भारत चले आए। लेकिन इस समय एक देखो, गांधी ऐसे नहीं बन गए थे, है ना। आप लोग जब अभी पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे, बहुत सारी भ्रामक चीजें भी रहती हैं। कई बार देखो, कोई भी लीडर हो, कितना भी महान हो, बाद में जाकर इतिहास जब लिखा जाता है तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पे चर्चा होती है। तो नो डाउट बहुत सारी इनमें कमियां भी रही होंगी, कमियों को भी जानते हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छाइयाँ भी थी, और जिनकी वजह से इतना महान बने। बिहार में, यूपी में, तो खास करके बिहार में लोग कहते थे गांधी टोपी लगा लो, गोली लगेगी ही नहीं, अंग्रेज गोली चलाएगा बगल से निकल जाएगी। इतना ज्यादा विश्वास था गांधी में। इसी समय एक इंसिडेंट हुआ था, लोगों के एक इमेज था, जैसे कि लोगों के मन में ये इमेज था कि गांधी क्या है, एक धोती पहनते हैं, धोती पहन के घूमते रहते हैं। वहाँ के राजा रानी ने भी सुना था, गांधी से बहुत परेशान थे कि इसी समय तो आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन था, कोई बताएगा? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। बहुत परेशान, रोज न्यूज में आता था कि हाँ गांधी बैठ गया कहीं पे, अब भूख हड़ताल कर रहे हैं, गांधी कुछ कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स परेशान, वहाँ के राजा रानी परेशान कि अरे ये कौन गांधी आ गया, हमारा साम्राज्य इतना बड़ा जहाँ सूरज डूबता नहीं और सब के सब गांधी से परेशान है, और कहते हैं गांधी कहता है कि किसी पे हाथ मत उठाओ, और सब लोग परेशान है उससे। जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ के राजा रानी ने इनको डिनर पे बुलाया, और एक सीक्रेट डिनर रखा गया। कहा गया, गांधी जी के पास भेजा गया न्योता कि गांधी जी आ जाना, राजा रानी ने बुलाया है। उस समय बहुत बड़ी हस्ती थी भाई राजा रानी वहाँ की, क्योंकि उनका साम्राज्य ही बहुत बड़ा था। राजा रानी ने बुलाया है आपको और उनसे मिलना है, बढ़िया सूट बूट पहन कर आना है, क्या ये धोती वोती पहन के घूमते रहते हो, ठीक। तो गांधी जी, लेकिन देखो राउंड ब्रिटेन में ऑलरेडी क्या है, ठंडी रहती है, और जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस टाइम पे चला करते थे, तो क्वाइट क्या कैसा माहौल होगा, थोड़ा ठंडा भी रहेगा। तो जब गांधी जी गए डिनर पे तो गांधी जी अपना वही धोती पहनकर ही गए, कोई सूट बूट नहीं पहने। और धीरे से बाकी जो पत्रकार थे उनको इन्होंने खबर भी, जैसे होता है ना हमारे गांव वगैरह में जो है चाची वगैरह रहती हैं, जानते हो आप लोग, थोड़ी सी बात बता दो, अच्छा फलानमा का ठीक है ये मामला है, और पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। बस यही हुआ। तो समझ पा रहे हो जो मैंने बात कही, ठीक है, फलानमा का मतलब समझते हो ठीक है, मतलब किसी के बारे में जब चर्चा किया जाता है। तो उन्होंने एक पत्रकार मित्र को ऐसी बातों बातों में कुछ कह दिया और सबको पता चल गया कि हाँ ऐसा कुछ जो है डिनर जो है या लंच ऑर्गेनाइज किया गया, खाने पे बुलाया गया। अब गांधी जी वहां पर गए, सब लोग देख के हक्का, सब लोग सूट बूट पहन कर आए हैं खाने के लिए, और एक धोती पहन के अपना खाना खा रहा है बंदा। जब गांधी जी बाहर निकले तो काफी ठंड थी बाहर, तो वहां की रानी ने पूछ लिया इनसे कि गांधी व्हाई डोंट यू वियर समथिंग गांधी तुम कुछ पहन क्यों नहीं लेते हो। और वहां की जो रानी थी जानते हो, बड़ा सा गाउन पहन के चलते थे लोग, और 4 ठो पकड़ के उठा के लेके चलते थे, कहते सीढ़ियां ना साफ हो जाए। तो गांधी जी ने वहां पे बहुत अच्छी बात कही कि मैडम यू आर वियरिंग इनफ फॉर बोथ ऑफ अस, यानी मतलब आपने मेरे हिस्से का भी कपड़ा आपने पहन रखा है मैडम, तो मैं कैसे पहनूं। अब देखो इस बात को बाकी जैसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, लेकिन वहां पे तो लोग पढ़े लिखे सब समझ गए कि भारत की गरीबी का कारण क्या है, ब्रिटेन है।
यानी मेरे हिस्से का जो कपड़ा है, मेरे हिस्से की जो इनकम है, वो भी किसने ले लिया? आपने ले लिया। अगर आप नहीं लोगे तो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा। तो गांधी जी नैरेटिव बनाने में उस्ताद आदमी थे, ठीक है ना, तभी वो इतने तरीके से लड़ते रहे उनसे। ऐसे ही गांधी महान नहीं हो गए थे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो गई। यहां से नाराज होकर ये गांधी जी वापस आ गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्दर आगे बढ़ा और 1932 में भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। और यहां पे इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो रामसे मैकडोनाल्ड थे, जो कि ब्रिटेन के पीएम थे उस टाइम पे। रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक कम्युनल अवार्ड लाया गया। क्या लाया गया? कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पुरस्कार लाया गया। कब लाया गया? 1932। तो लिख लेना 1932 कम्युनल अवार्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पुरस्कार ठीक है। कम्युनल अवार्ड की बात समझ में आई? कम्युनल अवार्ड अब क्या था? कम्युनल अवार्ड वही सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो दलित वर्ग है उसको क्या देना होगा? अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। और इन्होंने ये कहा कि 71 सीट जो हैं, कितने सीटें? 71 सीट दलित वर्ग को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट के रूप में दिया जाएगा, है ना। लेकिन इस चीज को लेकर गांधी जी बार बार यही उनका था कि किसी भी तरीके से समाज को बंटने नहीं देना है। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो सीधे सीधे हिंदू को, समाज को क्या करना है? बांटना है। आप बिल्कुल बांट दे रहे हो, अलग कर दे रहे हो। तो इसको लेकर उस समय देखो, जैसे ही ये आए ना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर से सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और इनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। उस समय एक जेल है पूना के अंदर, यरवदा जेल। क्या नाम है इसका? यरवदा जेल, पूना। यहां पे बंद थे बच्चे और यहीं पे उन्होंने कहा कि अब भूख हड़ताल करेंगे। अब देखो एक चीज था, एक बार ऐसे ही घटना थी, गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठते तो ब्रिटिश एम्पायर हिल जाता था। सोचो मैं भूखा रहूं और परेशान दूसरे हो जाएं। तो एक बार उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मर जाने दो गांधी को, भूखे भूखे रहेगा कुछ दिन, मर जाएगा। तब यहाँ के वायसराय इरविन ने कहा था कि साहब, गांधी जब तक जिंदा है तब तक भीड़ क्या है? उनकी बातें मान रही है। अगर गलती से वो मर गए तो फिर आप टिक नहीं पाओगे, तो बचाओ उनको पहले। यानी कैसे भी करके भूख हड़ताल क्या करना है उनका, खत्म करो। तो देखो यहाँ पे यरवदा जेल में बंद थे और उस समय फिर यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं इसे? पूना पैक्ट। कब साइन हुआ था? 1932। यही कम्युनल अवार्ड को लेकर ही हुआ था। यानी कम्युनल अवार्ड आया, गांधी जी को पसंद नहीं आया, भूख हड़ताल पे गए, और इनको मनाने के लिए कौन गया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इन दोनों के बीच में ये पैक्ट साइन होता है, पूना पैक्ट। और इसके द्वारा अब देखो, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? रिजर्वेशन में। सेपरेट इलेक्टोरेट टू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। और कुल जो प्रोविंशियल असेंबली है वहां पर 147 सीट्स जो है क्या की गई? ये रिजर्व कर दी गई। समझ में आया? यानी हम लोग चले किधर से? सेपरेट इलेक्टोरेट से, और कहां अभी पहुंच गए? रिजर्वेशन पे पहुंच गए। और 147 सीटों को प्रोविंशियल असेंबली में क्या किया गया? रिजर्व कर दिया गया। ठीक, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो यहां से रिजर्वेशन वाली चीज आ गई हमारे पास में कि रिजर्वेशन यहां से स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे जो घटनाक्रम आगे बढ़ता है बच्चों, और इस घटनाक्रम में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, एम एन रॉय, 1934। कौन थे ये?
एम एन रॉय। कम्युनिस्ट पार्टी आप जानते हैं, इसके संस्थापक थे एम एन रॉय। एम एन रॉय में 1934 में एक आइडिया दिया, और ये आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्या आइडिया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। किसका आइडिया था ये? संविधान सभा। इन्होंने डिमांड करी संविधान सभा की। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इन्होंने क्या कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। संविधान सभा का क्या मतलब? कुछ लोगों का ग्रुप, है ना, जो मिलकर क्या करेंगे? संविधान सभा के अंदर संविधान का निर्माण करेंगे। तो पहली बार आपसे पूछा जाता है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? ये एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। और इसमें किसका निर्माण होना था? संविधान की बात कर रही थी। और इसके तुरंत एक साल के बाद 1935 में कांग्रेस ने इसे अपना ऑफिशियल एजेंडा बना दिया। क्या कर लिया इसको? कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास कर कहा कि हमारा एजेंडे में क्या शामिल हो गया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पूछा जाएगा कि कब कांग्रेस ने इसे क्या माना है? अपना ऑफिशियल एजेंडा स्वीकार किया है। तो कब स्वीकार किया? 1935 में कर लिया। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है बच्चों, अब देखो सिचुएशन कैसे चेंजेस हुए। सिचुएशन बेसिकली देखो, वैसे इंडियन इंडिपेंडेंस के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ किसका है? वर्ल्ड वॉर 2 का है। नो डाउट हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हम लोग सभी जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो लड़ते रहे लगातार, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। लेकिन उसमें एक और इम्पैक्ट किसका था? वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल इंडिया ही नहीं इंडिपेंडेंट हुआ है, बहुत सारे और कॉलोनीज अफ्रीका के अंदर इंडिपेंडेंट हुए। तो धीरे धीरे ये एक ऐसा पीरियड है 46 टू लेकर 50 तक का, इसमें बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए, और उसमें से एक हमारा देश इंडिया भी है। वर्ल्ड वॉर 2 का भी इसमें रोल है कई सारा, उसको आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे और बाकी हिस्ट्री की चीजें पढ़ेंगे तो उसको बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव देता हूं जिससे आपको ये पता चले कि हाँ इसका हमारे संविधान के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ता है। देखो सितंबर के महीने में स्टार्ट होता है ये वर्ल्ड वॉर 1939, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा था? देखो यहाँ पे दो फोर्सेस थी, आपको पता होगा, एक्सिस फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस थी, यानी कि मित्र देश और धुरी देश। और धुरी देश में आपका स्ट्रांग होल्ड जर्मनी का था। तो देखो हुआ ऐसा कि जो आपका फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, फ्रांस हार गया जर्मनी से, और फ्रांस के हारने से ब्रिटेन को ये खतरा लगने लगा कि अब हो सकता है कि हमारी बारी है ना। तो इसको लेकर वो चाहते थे कि इंडियन हमारी हेल्प करें। देखो एक तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंडियन सोल्जर्स को जाकर उनके साथ लड़ना पड़ रहा था, लेकिन इसमें क्या इंडियंस की मर्जी शामिल थी? क्या इंडियन वर्ल्ड वॉर में भाग लेना चाहते थे? नहीं लेना चाहते थे। लेकिन हम तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन ठीक है कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि हमारे लीडर मान गए कि चलो हम आपका साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ रिलैक्सेशन देंगे, आपको हिस्सेदारी देंगे, आपको लोकल गवर्नेंस देंगे, ये सब बातें करी थी उन्होंने। लेकिन क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद? कुछ नहीं दिया। जब नहीं दिया तो एक कहावत है ना गांव में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, हमें भी समझ में आ गया था ये तो ऐसे ही है। तो हमारे जो लीडर थे उन्होंने इसमें हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। हाँ लीडर्स ने ये बात कही कि एक काम करिए, आप इंटरनल जो गवर्नमेंट है वो दे दीजिए हमें, यानी हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट सौंप दीजिए जिससे हम सरकार चलाएं, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम जो है एक संविधान अपना बना लेंगे, आप यहां से निकल लो। तो इतने जल्दी से निकलने वाले नहीं थे ये। तो हुआ ऐसा कि अगस्त के महीने में, है ना, अगस्त के महीने में 1940 एक ऑफर लाया गया जिसे कहा जाता है अगस्त ऑफर। क्या बोलते हैं? अगस्त ऑफर। कब आया? 1940। और अगस्त ऑफर में इस समय जो इंडिया के जो वॉयस राय थे उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो। क्या नाम इनका?
लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने ये कहा कि इंडिया अगर हमारा, इंडिया के जो मेनली कांग्रेस अगर हमारा ये साथ देते हैं तो हम वर्ल्ड जो आपका वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी वाइस राय कार्यपालिका परिषद, क्या बोलेंगे इसको? वाइस राय कार्यपालिका परिषद। इसके अंदर इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ा दी जाएगी, मोर इंडियंस। पहला तो ऑफर इन्होंने ये दिया, क्या दिया? लिख लो। पहला, देयर विल बी मोर इंडियन इन वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस राय कार्यपालिका परिषद में और भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, और भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। लिखो, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट, अल्पसंख्यक वर्गों की अधिकार की रक्षा की जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज राइट, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार की रक्षा की जाएगी। A constituent body will be formed to create constitution, एक संवैधानिक संस्था की निर्माण होगी जिसमें संविधान बनाया जाएगा। A constituent body will be formed to make constitution, संविधान बनाने के लिए एक संवैधानिक संस्था की निर्माण की जाएगी। और इंडियंस के लिए क्या बनेगा? संविधान बनाया जाएगा। ये सारे जो है क्या अगस्त ऑफर में इन्होंने कहा कि ये कब होगा? आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब इंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब ये सारी चीजें अगस्त ऑफर के अंदर ऑफर किया गया। लेकिन इंडियंस ने क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कह चुके थे? पूर्ण स्वराज दो हमें, है ना? ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चलेगा। क्या चाहिए हमें? पूर्ण स्वराज दे दो। 1939 में से ही हम लोग क्या मना रहे हैं? 30 से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वो हमें चाहिए। ये अगस्त ऑफर फेल कर गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। एक सवाल पूछा जाता है कि क्या इसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था या नहीं किया था? मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि ये टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते। तो यानी कि अगस्त ऑफर के अंदर भी टू नेशन थ्योरी को क्या कर दिया गया था? ठुकरा दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ घटनाक्रम? 1942 का समय आया और इस समय जापान भी पार्टिसिपेट कर चुका था वर्ल्ड वॉर में। और जापान के पार्टिसिपेट करने के बाद देखा जाए तो जो म्यांमार का हिस्सा है वहां से इंडियन नेशनल आर्मी का अटैक का खतरा बढ़ गया था, है ना? जो आपका आजाद हिंद फौज बना था, है ना? किसने बनाया था? हाँ, उसके लीडर थे, है ना? बनाया किसने था? हिटलर ने नहीं बनाया था। हिटलर? हाँ, बताओ बताओ, ऑप्शन क्यों? हिस्ट्री पढ़ते हो ना, सारी चीजें हम ही बताएंगे। चलो पता कर, एक सीरीज है द फॉरगेटन आर्मी, जाकर इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। हाँ, अमेजन प्राइम पे। अरे यार आजकल तो अमेजन, चलो ठीक है, पायरेसी को मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग जानते हो कि अमेजन प्राइम की सारी चीजें किधर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ढूंढ लेना, आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा, आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया भारत। क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन इसीलिए लाया गया कि अब उनको खतरा बढ़ रहा था। और क्रिप्स मिशन में भी कुछ बातें कही गई। क्या क्या बातें करी गई? क्रिप्स को भेजा गया, दरअसल क्रिप्स का गांधी जी से थोड़ा सा कुछ पर्सनल रिलेशन था, यानी कि दोस्त मित्र थे।
तो कहा गया कि जाओ गांधी को मनाओ, कुछ बातें करो, तो ये आए थे। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम इंडिया को वर्ल्ड वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या करेंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे। फिर इन्होंने ये कहा कि बात तो ऑलरेडी हम इसको अस्वीकार कर चुके थे, लेकिन फिर भी यही डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। फिर कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा, जिसमें क्या निर्माण होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसको भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। सिंपल सी बात है, कांग्रेस अपनी डिमांड पर थी कि हमें क्या दो? इंटरिम गवर्नमेंट दे दो, और फिर वर्ल्ड वॉर के बाद हमें स्वतंत्र कर दो, हम अपना संविधान बना लेंगे। और वहीं पे मुस्लिम लीग किसकी डिमांड कर रही थी? सेपरेट नेशन की बात कर रही थी कि अलग से हमको देश चाहिए। तो ये इसको भी इन्होंने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स भी यही कह रहा था कि भैया हम दूसरा देश आपको नहीं देंगे। तो इसको दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। इसको एक पॉपुलर स्टेटमेंट गांधी जी का है, उसके नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा था गांधी जी ने? पोस्ट। पूछा जाता है आपसे सवाल, कुछ जो आपके स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं ना, जैसे सीजीपीएससी होगा, तो उसमें ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा आपसे। हालांकि यूपीएससी में चांसेस कम होते हैं पूछने के, लेकिन दूसरे एग्जाम्स के लिए आपको ये सब जानना भी जरूरी है। क्या पूछा जाएगा? कि किसने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है? या ऐसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने किसे कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है? तो लिख लो, गांधी जी सेड दैट, गांधी जी ने कहा कि क्रिप्स मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक है। क्या मतलब? ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि भैया तुम वर्ल्ड वॉर जीतोगे कि हारोगे अभी पता है नहीं तुम्हें। लड़ाई लड़ रहे हो और हमें कह रहे हो कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें ये वादा कर रहे हैं, वो वादा कर रहे हैं। यानी पोस्ट डेटेड चेक है, हार गए तो क्या करोगे? ठीक है, तब तो कोई और आकर कब्जा कर लेगा हम पे। तो ये पोस्ट डेटेड चेक वाली बात जो है, उन्होंने गांधी जी ने इसको कही। और इसी के बाद आपका कौन सा मोमेंट स्टार्ट हो गया? क्विट इंडिया मोमेंट। देखो, अगर आप तो देखेंगे, बात सही है, गांधी जी को बहुत तरीके से अलग अलग लोग इंटरप्रेट करते हैं, मैं भी कुछ अपने तरीके से करता हूं। तो ध्यान से अगर देखें तो गांधी जी शुरू से अहिंसा 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 की बात कर रहे थे कि नहीं एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना, ये सब बातें चल रही थी। लेकिन फाइनली 1942 में क्या कहा? डू और डाई। क्या कहा उन्होंने? डू और डाई का नारा लगा दिया। तो कहीं ना कहीं अब उनको भी ये समझ में आ रहा है कि ये जो है केवल ये प्रोटेस्ट नहीं है, कुछ फोर्स भी यूज करना पड़ेगा, मास आपका प्रोटेस्ट होना पड़ेगा। और आप देखेंगे तो 1942 का जो आंदोलन है ये बहुत अहिंसावादी नहीं था, है ना। जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुए, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं घटी, और उसमें ब्रिटिश ने बड़ी ब्रुटैलिटी से इसको जो है रोकने का भी काम किया था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, लीडर्स में भी कुछ कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि मेन तो भावना गांधी जी की लास्ट तक वही रही, अहिंसा वाली ही रही। एनीवे, ठीक है। अब 1945 का टाइम आया और वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर क्या गिरा? बम गिरा गया। कौन सा बम था? हाँ, न्यूक्लियर बम था। नाम क्या था? हाँ, लिटिल बॉय और फैट मैन उस बम का नाम था। आप लोग एक काम जरूर देख लेना, देखो जब भी कोई जगह का नाम लिया जाता है, कोई आप लोग एटलस जो होता है ना आप लोग के पास होगा, उसको अपना दोस्त मित्र बनाओ, और जब भी कोई जगह का नाम लिया जाए तो आप जाकर देखो ये हिरोशिमा कहाँ पर है, ये नागासाकी है कहाँ पे। जापान में तो है, जापान के भी कई सारे आइलैंड्स हैं, देखो कौन से आइलैंड्स पे है उपस्थित है। हो सकता है अगली बार सवाल में वही हो, है ना, कि कौन कौन से बड़े बड़े आइलैंड है। भाई होकाइडो है, होन्सू है, सिकोकू है, क्यूसू है। तो ये आपके क्रम है, उनको याद करो जाके, और देखो किस पे हिरोशिमा है, किस पे नागासाकी है, जाके ढूंढो। तो ये सब कुछ कुछ चीजें जिसको आपको करना होगा साथ में, क्योंकि अब मैंने बताया आपको अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हुआ, समाप्त हो गया भाई, बहुत ही बड़ा युद्ध था, बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बाद देखा जाए तो
ब्रिटेन के अंदर सत्ता में परिवर्तन हुआ, है ना। इसके पहले जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, क्या नाम था, विंस्टन चर्चिल। अब सत्ता में परिवर्तन हुआ यहाँ पे, है ना, गवर्नमेंट चेंज हुई, लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और इस सरकार में नए जो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं इनका नाम है क्लेमेंट एटली। क्या नाम है इनका, क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली के अगर जैसे हमारे यहाँ भी मैनिफेस्टो जारी किया जाता है ना, जब कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी कोई भी पार्टी है, वो जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो हम मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। तो इनके मैनिफेस्टो में भी था कि जो कॉलोनीज है उसको धीरे धीरे क्या करना है, इनको फ्री करना है। अब देखो पूरा वर्ल्ड वॉर जो चला है वो कॉलोनीज की वजह से ही चला है, कि कॉलोनीज पे कब्जा करना चाहते हैं, है ना, कि भाई दो दोस्त थे मिल बैठकर बांट रहे थे, तीसरा आदमी उसमें आ गया कि नहीं हमको भी हिस्सा दो, तो क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। तो ये कॉलोनीज की ही पूरी लड़ाई चल रही थी। तो अब इतना बड़ा नरसंहार हुआ, हर जगह पे इतना बड़ा युद्ध हुआ, लोगों को भी समझ में आया, और खास करके यूएसए का बड़ा प्रेशर था इस पे, क्योंकि ये देखा जाए तो यूएसए एक तरीके से लीडर की तरह उभर कर आया था, और यूएसए का प्रेशर था कि आपको धीरे धीरे कॉलोनीज को क्या करना है, फ्री करना है। तो इन्होंने सरकार बनने के बाद एक स्टेटमेंट दिया कि 30 जून 1948 तक इंडिया को हम इंडिपेंडेंस दे देंगे। क्या कर देंगे, भारत को एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने, भाषण दिया, और उस भाषण में कहा कि 30 जून 1948 तक हम भारत को क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। पहले ही करके भाग गए छोड़ के, ठीक है, उसका भी रीजन है। ठीक, अब सुनो, अब कोई शर्त वर्त नहीं रख रहे हैं कि अब आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे चाहे क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, इनकी सैन्य पावर जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, भारत में इनके सैनिक बहुत कम रह गए हैं, ऊपर से आपका आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, उसका प्रेशर, साथ में जो रॉयल इंडियन नेवी उसने अलग से रिवॉल्ट कर दिया था। तो हर जगह से इनको दिख रहा है कि अब भारत के ऊपर कब्जा किए रह पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हुआ, 1946 एक कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत। क्या भेजा गया, कैबिनेट मिशन। तो पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो कब आया है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आ रहा है। चलो, इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, जो इसके हेड थे, हेड सर पैथिक लॉरेंस, क्या नाम था इनका, सर पैथिक लॉरेंस, और 2 मेंबर थे, दूसरे थे इसमें एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा जो मेंबर इसके हैं वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। 3 मेंबर थे इसमें, कौन कौन से थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इसमें हेड कौन था इसका, पैथिक लॉरेंस इसमें हेड थे। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब एक सवाल, कैबिनेट मिशन आया किस लिए था भाई, क्या करने आया यहाँ पे, कैबिनेट मिशन तो भेजा गया भारत, मैंने बता भी दिया, यहाँ 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, सत्ता परिवर्तन हुआ, क्लेमेंट एटली ने कहा कि एक कैबिनेट मिशन बनाओ और भारत भेज दो। क्या करेगा वो भारत में आके, हाँ, उसको जिम्मेदारी दी गई, किस चीज की जिम्मेदारी, कि जाकर वहां पे संविधान सभा का निर्माण करो। क्या दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का निर्माण करो जाके, ठीक है, आ गए, संविधान सभा का निर्माण करना था इनको। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले
देखना होगा कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया में है क्या। तो इंडिया में मुख्य रूप से वहां पे दो पार्ट हुआ करते थे। एक तो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, राजे रजवाड़े, देसी रियासतें, और दूसरा आपका ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करता था, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल किया करते थे। और कुछ जगहों पे कैसे रूल करते थे, इनडायरेक्टली, यानी राजे रजवाड़े रख रखे हैं और ऊपर से तो भाई ब्रिटेन है, अंदर से वो अपना छोटा मोटा, वो मूवी देखा था ना लगान, हाँ, दुगुना लगान वसूल करेंगे, ठीक है। तो वही वाला लगान देखा था आपने, जो राजा था उसका क्या हाल है। उसी तरीके से राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जो कि ब्रिटिश के अधीन होकर अपना, तो उन्होंने कहा कि ये दो भागों में मुख्य रूप से था। और एक जो हुआ करता था, कमिश्नरेट हुआ करते थे कुछ, जहां पे अलग से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। एनीवे, तो जब यहां पर ये आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इन्होंने कहा कि हमें सीटों का निर्धारण करना है। संविधान सभा बनेगी भाई, तो उसमें कुछ सदस्य होंगे, तो ये सदस्य कौन होंगे, कहां से आएंगे, सवाल है ना। तो इन्होंने कहा कि हम हर 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट का निर्धारण करेंगे। क्या किया इन्होंने, 10 लाख पॉपुलेशन पर सीट। तो जनसंख्या के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अंदर सीटों का निर्धारण किसके आधार पे किया गया था, किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे, और कितना, 10 लाख जनसंख्या पर सीट के हिसाब से किया गया। और इस तरीके से इन्होंने कुल 389 सीट्स का निर्धारण किया। कितना निर्धारण किया, 389 सीट्स का निर्धारण किया। तो टोटल सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कितने हो गए, बोलते रहो, 389 हो गए। अब ये 389 को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग तरीके से, है ना। इसमें से बता देता हूं, रुको। जो ब्रिटिश प्रोविंस था, ब्रिटिश प्रोविंस, यहां पे 292 सीट्स थी। ब्रिटिश प्रोविंस से कितना लिया, 292। ये कौन सा जगह है, जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल किया कर रहे हैं। इसके बाद जो आपका कमिश्नरेट, कमिश्नरेट, यहां से 4 सीटें ली गई, 4 सीटें ली गई। अब कितना बच गया भैया, बताओ, बताओ जल्दी से, कितना बच गया। हाँ, प्रिंसली स्टेट, यानी कि देसी रियासतें, और देसी रियासतों से कितना लिया जाएगा, 93 सीट्स। ये नंबर ऑफ सीट्स हो गई। तो याद रखना है, ब्रिटिश प्रांत 292, कमिश्नरेट 4, और प्रिंसली स्टेट यानी देसी रियासतें, यहाँ कितना हो गया, 93। टोटल जोड़ो कितना आ जाएगा, 389 आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। कमिश्नरेट, ये देखो, जैसे हमारे यहाँ पे है कोई कमिश्नरी, देखो सिस्टम अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एक तो होता है कि पुलिस प्रशासन जो होती है, उस पर शासन का तरीका अलग अलग है। जैसे मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ जिला है, वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, और वहीं उसके बगल में सीतापुर जिला है, और उस जिले में आपका नॉर्मल सिस्टम लागू है, जहाँ पे पुलिस का या लॉ एंड ऑर्डर का हेड कौन होता है, एसपी नहीं होता, डीएम होता है ना। कौन होता है, डीएम होता है। लेकिन यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस कमिश्नर जो होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है। बात समझ में आया। तो कमिश्नरेट सिस्टम एक बनाया गया था अलग तरीके से। तो ऐसे 4 जगहें थी जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम था, और उस हिसाब से उनको 4 सीटें दी गई थी। तो टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 389 सीट। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो सवाल कहाँ से अब बनता है, सवाल आपसे कहाँ पे चीजें आपको गलतियां करवाएंगे। अब इसमें से मैंने बताया कि 292 सीटें कहाँ पर थी भाई, 292 सीट्स, 4 सीट कहाँ पे थी, कमिश्नर। ये जो सीटें थी ये इलेक्टेड थी। कैसे थी, इलेक्शन होना था, यहाँ पे इलेक्शन होना था। इन सीटों पर क्या होना था, इलेक्शन। और ये जो 93 सीट है, इस पे क्या होना था, इस पे नॉमिनेशन होना था। क्या होना था,
नॉमिनेशन होना था, मनोनीत किया जाना था। यहां पे क्या होगा, निर्वाचन, और यहां पर क्या होगा, मनोनयन। भाई लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, हिंदी अंग्रेजी हो तो बोल देना कि हाँ सर इसका हिंदी बता दो, हाँ सर इसका अंग्रेजी बता दो। ऐसे खामोश रह के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत है तो बोल दो कि हाँ सर ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई जो है चुनेगा इनको। और यहाँ पे नॉमिनेशन का क्या मतलब होता है, मनोनीत किया जाना। जैसे कि मान लो कि ये तो किसकी सीटें हैं, प्रिंसली स्टेट की है ना, ये प्रिंसली स्टेट की सीटें हैं। यहाँ पे प्रिंस हुआ करते थे और अपनी तरफ से वो किसी एक व्यक्ति को भेजेंगे, किसके लिए, जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तुम्हें मैं नॉमित करता हूँ, यानी मनोनीत कर दिया गया उसको। तो ये हो गया आपका क्या, नॉमिनेशन। तो अब मुझे बताओ कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कैसी संस्था थी। क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये पार्शली नॉमिनेटेड और पार्शली इलेक्टेड थी, यानी आंशिक रूप से क्या थी, ये मनोनीत थी, और आंशिक रूप से ये क्या थी, ये निर्वाचित भी थी। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब दूसरा सवाल, ये जो इलेक्शन था, इलेक्शन भी दो तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, अरे गधो, प्रधानमंत्री चुना नहीं जाता है, अपॉइंटमेंट होता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है, हाँ क्या होता है, उसको उसको मन अपॉइंट किया जाता है। बात समझ में आया, क्या करते हैं, उसको अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति। चलो आगे पढ़ाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर कैसे होता है। भाई हम जो इलेक्शन होता है ना, सांसद चुनते हैं अपने, क्या चुनते हैं हम, सांसद। और ये सारे सांसद मिलकर क्या चुनते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं, है ना, कि हमारा नेता कौन, मोदी, ठीक है। अरे सपोर्टर नहीं हूं मैं, या फिर मैं विरोधी भी नहीं हूं, ठीक, तो आई एम न्यूट्रल पर्सन। तो जो भी है, तो मतलब उन्होंने मोदी जी को नेता चुना, और नेता चुनने के बाद मोदी जी प्रस्ताव लेके गए राष्ट्रपति के पास, मेरे पास बहुमत है तो सरकार मेरी। तो उन्होंने क्या अपॉइंट कर दिया उनको, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बात समझ में आया। तो ये है, हमारे प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां पे बात हुई, यहां पर भी क्या होगा, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो कैसा वाला था, हाँ यहां पे याद रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन कैसा था, इनडायरेक्ट था, देख लो, इलेक्शन वॉज इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। कैसा था ये, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है, डायरेक्ट में जनता पार्टिसिपेट करती है, राइट, और इनडायरेक्ट जो होता है, अप्रत्यक्ष होता है, उसमें जनता के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है। कभी सुना कि आपने राष्ट्रपति को वोट दिया होगा, आपने नहीं दिया, बात समझ में आया, तो वो कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो यहां पर भी इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है, ये बात तो समझ में आई। एक और सवाल इस पे है, ये इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किसने किया, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हुआ, लेकिन इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किसने किया, तो जो प्रोविंशियल असेंबली थी, किसने किया, हाँ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, इसके द्वारा किया गया। हाँ, जो असेंबलीज बनाई गई थी, जो प्रोविंस थे उन प्रोविंसेस में असेंबलीज बनाई गई थी, और उस असेंबलीज के द्वारा क्या किया गया, इसको ही इनको जो है चुना गया था इनडायरेक्ट रूप से। तो क्या लिखेंगे आप, जो आपके प्रांतीय, क्या बोलेंगे, ये विधान जो आपका सभा जो होता है उसके द्वारा किया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो कई सारे सवाल निकल आए यहाँ से, क्या निकल आएंगे कि ये भाई ये जो 296 सीटें हैं, इस पे क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको किया गया था, और ये जो सीटें थी ये नॉमिनेशन के द्वारा हुआ था। अब इसी में स्टेटमेंट ऊपर नीचे करके आपसे क्या करवाएंगे, गलतियां करवा लेंगे प्रीलिम्स में। असेंबली, इसे कहा जाता है प्रांतीय विधान सभा। ठीक है, हो गया यहां तक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये सारी चीजें हो गई, सीटों का निर्धारण हो गया, चुन लिया गया, नॉमिनेशन भी हो गया। और इस प्रकार से सबसे पहली बैठक बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब बुलाई गई थी? 9 दिसंबर 1946 की को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9th दिसंबर 1946। अब देखो बच्चों, आप कभी भी जब इस तरह की बैठकें बुलाई जाती हैं तो कोई एक अध्यक्ष होना चाहिए जो कि बैठो बैठो कह सके। ठीक है, होता है ना हमारे यहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में, आप देखते होंगे कि एक लोग सीट पर बैठे रहते हैं, उनका काम क्या रहता है? बैठ जाइए बैठ जाइए। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो थी मैडम मीरा कुमार जो थी, उनका कभी कभी मैं देखता हूँ, वो भी लोकसभा की अध्यक्ष थी। तो उनकी बड़ी खासियत थी, आजकल के तो जो हमारे हैं थोड़ा अग्रेसिव भी रहते हैं, वो बड़ी शांत स्वभाव की थी। बैठती थी, हल्का सा चेहरे पे मुस्कुराहट, बैठ जाइए बैठ जाइए। इससे ज्यादा वो ज्यादा कुछ कभी कम ही बोलती थी, इससे ज्यादा इतनी बातें वो ज्यादा बोलती थी कि चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए। ठीक, पहले का वो न्यूज चैनल देखा है आप लोगों ने पुराना, जब न्यूज चैनल जो भी स्टोरी न्यूज सुनाते थे, तो वहां का जो एंकर होता है उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था पहले, वो चुपचाप बैठते थे और वो अपना स्टोरी जो भी आप न्यूज है वो सुनाते चले जाते थे। आजकल के न्यूज चैनल वालों को देखो, लगता है कि सर फोड़ देंगे, अभी टीवी से बाहर निकल के आप ही को मार देंगे। ठीक है, इतना खतरनाक है, तो इतना चिल्लाते हैं कि छोड़ो जाने दो। ठीक है, और खास करके देखो न्यूज चैनलों में कौन रहता है पता है आपको? लेडीज को रखा जाता है, महिलाओं को रखा जाता है। इसलिए नहीं कि वो झगड़ालू होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो ऐसा बुरा मत मानना। क्यों, बता सकते हैं? उनकी पिच हाई होती है, वॉइस की जो पिच होती है जो आपके मेन की अपेक्षा हाई होती है, तो वो ज़्यादा लगती है। तो हाँ देखो बता रहे, अपना एक्सपीरियंस मत बताओ यहाँ पे। ठीक, चलो, तो 9 दिसंबर को 1946 में क्या हुआ? पहली बैठक हुई और इसमें एक अध्यक्ष चुना गया जो अस्थायी थे। कैसे थे? टेम्परेरी। अब देखो इस साल ये सवाल पूछा गया, आपको कल मैंने शायद वहां पे डिस्प्ले पे भी दिखाया था, पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले अध्यक्ष कौन से थे? ये पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी थे। क्या नाम था इनका? डॉक्टर बोलो, सच्चिदानंद, हाँ, सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। अस्थायी अध्यक्ष बने। हाँ, टेम्परेरी, अस्थायी, एक दिन के लिए बनाया गया था इनको। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो बैठक हुई वो 11 दिसंबर, 1946 को भी बैठक बुलाई गई। और इस बैठक में परमानेंट जो आपके प्रेसिडेंट थे उनको चुना गया। और कौन है वो बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया हमने। 13 दिसंबर 1946, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे था। और इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को क्या लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, लिख लो। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या चीज है?
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये क्या होता है? हाँ, ये उद्देश्य ही तो बताना है भाई। भाई कोई भी काम करना है, हमें क्या करना है, कोई भी बैठक हो तो पता तो होना चाहिए करने क्या जा रहे हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे मछली पकाने जा रहे हैं, चावल पकाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैडी और राइस, है ना। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? हाँ, पहले होता है धान, फिर होता है चावल, और फिर क्या बन जाता है वो? भात बन जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ फूड की वैरायटी अलग अलग है। एनीवे ठीक है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लाया गया। टाइम क्या हो गया? 6 बजे, ठीक है। तो हाँ देखो, जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसमें देखो, जब हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं था कि वो कितने बलशाली हैं, तो उस समय जामवंत जी ने क्या किया था, उनको बताया था कि आपके अंदर कितना बल है। तो चौपाई है, कहीं वृक्षराज सुन हनुमाना, काहे चुप बैठ साध रहा बलवाना। क्यों चुप बैठे हुए हो? पवन तनय बल पवन समाना, यानी कि आपका बल कैसे है? पवन के समान है। बुद्धि विज्ञान विधाना, यानी कि बुद्धि भी बहुत ज्यादा है। उनके बल का एहसास दिलाया था। तो मुझे जब मेरे सामने स्टूडेंट होते हैं ना, तो मुझे यही दिखता है कि ये छोटे छोटे हनुमान हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि उनके अंदर कितना बल है। और हालांकि मैं रिछराज तो नहीं बन सकता, उतना बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश इतना कर सकता हूं कि हाँ, आपका अंदर जो बल है उसका आपको एहसास दिला सकूं। और बल का एहसास होगा तो आप खुद ही लंका पार कर ले जाओगे, यानी कि यूपीएससी पार कर ले जाओगे और आग लगा दोगे, है ना। ठीक है, तो यही है कि आग लगेगी भाई, बहुत जगहों पे आग लगेगी जब सिलेक्शन होगा आपका। तो ठीक है, तो याद रखना। हाँ, बच्चे कुछ समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।